नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्फ के नए कानून को लेकर काफी डिटेल में बात की। उन्होंने बताया कि ये कानून कैसे तैयार हुआ, क्यों तैयार हुआ, इसका फायदा किसको होगा, इस कानून को लागू करने की जरूरत क्या थी। मोदी ने क्या कहा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा वक्फ के कानून को लेकर आज दो बड़े डेवलपमेंट हुए। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर पूरी तरह से स्टे लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने वक्फ कानून के सिर्फ दो नियमों के एग्जीक्यूशन पर इंटरिम रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम तंजीमों ने अपनी जीत करार दिया, कोर्ट के फैसले पर खुशी जाहिर की। और तीसरा डेवलपमेंट यह हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी ने यह साफ साफ कह दिया कि उन्होंने बिना सोचे समझे वक्फ एक्ट में बदलाव नहीं किए। 5 साल के सोच विचार के बाद, मुस्लिम विद्वानों से राय मशवरे के बाद वक्फ एक्ट में बदलाव किया। इसलिए आज नहीं तो कल वो लोग भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का सपोर्ट करेंगे जो फिलहाल इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मौलानाओं ने कहा है अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट के कुछ प्रोविजंस पर रोक लगाई है। अगली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट नए कानून को पूरी तरह खारिज कर देगा। असल में हुआ यह कि सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ एक्ट को लेकर आदेश दे दिया। नए कानून के तहत केंद्र सरकार फिलहाल वक्फ काउंसिल का गठन न करे, राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड के मेंबर्स की अपॉइंटमेंट न करें। इसके अलावा जो प्रॉपर्टीज वक्फ के तहत रजिस्टर हो चुकी हैं उन्हें नए कानून के तहत डी नोटिफाई न किया जाए। वक्फ बाय यूजर के तहत जिन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल हो रहा है उन पर स्टेटस को यानी यथास्थिति रहेगी। ये वो पॉइंट थे जिन पर मुस्लिम संगठनों और विरोधी दलों के नेताओं को सबसे ज्यादा आपत्ति थी। इन प्रोविजंस के आधार पर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को मुसलमानों के खिलाफ बताया जा रहा था। लेकिन हिंदू पक्ष के वकीलों ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश सरकार की जीत है। अदालत ने जिन प्रोविजंस पर फौरी रोक लगाई है वो भी सरकार का पक्ष सुनने के बाद हट जाएगी। अब सवाल है क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद वक्फ एक्ट का विरोध और बढ़ेगा? क्या देश के सारे मुसलमान, सारे मौलाना वक्फ एक्ट में बदलाव का विरोध कर रहे हैं? मैं आज आपको उन मुस्लिम्स की बात भी सुनवाऊंगा जो कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट में बदलाव अच्छा है, ये मुसलमानों के हक में है और इसके लिए नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना चाहिए, उन्हें थैंक यू कहना चाहिए। तो पहले आपको बता देता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ और फिर बात करेंगे नरेंद्र मोदी की। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद आज ये साफ हो गया कि अगली सुनवाई तक देश भर में वक्फी प्रॉपर्टीज के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं होगा। वक्फी संपत्ति जैसी थी वैसी बनी रहेगी। वक्फ बाय यूजर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा और इसके अलावा अगले आदेश तक वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा। नए वक्फ कानून को लेकर जो पिटीशन फाइल की गई हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगातार दूसरे दिन सुनवाई की। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की सवालों का जवाब दिया और 1 हफ्ते का समय मांगा ताकि डिटेल में जवाब दिया जा सके। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव नहीं होगा, यानी जो मस्जिद, मदरसा, दरगाह, मज़ार और दूसरी वक्फी प्रॉपर्टी जैसे चल रही थी वो वैसे ही चलती रहेगी। इसके अलावा वक्फ की जो भी प्रॉपर्टीज नोटिफाइड हैं, यानी जिस प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित किया जा चुका है उसे फिलहाल डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा और अगली सुनवाई तक केंद्र सरकार या राज्य सरकार वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में कोई नई अपॉइंटमेंट न करे। अब 7 दिन बाद सरकार इस मामले में अपना जवाब देगी और पिटीशनर्स को भी सरकार के जवाब के आधार पर काउंटर फाइल करने के लिए 5 दिन का वक्त मिलेगा। इसके बाद इस मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अब इस मामले में सभी 73 पिटीशन को नहीं सुना जाएगा। पिटीशनर्स कोई 5 पिटीशन चुन ले, सिर्फ उन्हीं पर सुनवाई होगी, बाकी याचिकाओं को निस्तारित माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम तंजीमों ने राहत की सांस ली। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो, जमीयत उलमाए हिंद हो, सब ने सुप्रीम कोर्ट की शान में कसीदे पढ़े। वक्फ एक्ट के खिलाफ पहली पिटीशन जमीयत की तरफ से फाइल की गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि कल और आज सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने के बाद सरकार भाग गई।
आज सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक तरह से वक्फ एक्ट पर स्टे है और उन्हें पूरा यकीन है इस मामले में फैसला मुसलमानों के हक में होगा। जो चीज़ काबिल इत्मीनान है वो यही है कि एक तरीके का ये स्टे है जो मिला है और उसके अंदर वक्फ बोर्ड जिस हालत के अंदर है उसी हालत में रहेगा। इसी तरीके के ऊपर चाहे उसका सबूत कागजात मौजूद हैं या नहीं है, वो जिस तरीके पर है उसी तरह उसको दिया जाएगा। ये एक तरीके का स्टे है। अभी तो ये अंतरिम आदेश है, स्टे तो इसको टेक्निकल भाषा में नहीं कहा जाएगा, कानूनी भाषा में, लेकिन जो तारीख दी है उस वक्त तक तो स्टे है। जितना भी इस कानून को परकैंच किया जा सकता है, जितना भी इसे अपाहज बनाया जा सकता है, हम उसका खैर मकदम करते हैं। कल की गुफ्तगू और फिर आज जो उन्होंने किया है, हम मुतमईन हैं, हम ये समझते हैं कि मुसलमान को उसका हक मिलेगा। और जो गुफ्तगू हुई है आज जो उन्होंने वक्त लिया है, हम समझते हैं कि वक्फ सुप्रीम कोर्ट के तेवर को देख करके उन्होंने भागने की कोशिश की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वक्त आने के ऊपर फैसला होगा और वो फैसला वक्फ के सिलसिले में हक बजानिब होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM जैसी पार्टियों के नेता आज मुस्कुराते दिखाई दिए। ओवैसी तो 2 दिन सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे। आज कोर्ट का आदेश आने के बाद उन्होंने कहा कोर्ट का फैसला इत्मीनान देने वाला है। अभी तो सिर्फ 3 प्रोविजन पर स्टे लगा है, अब इस एक्ट के दूसरे प्रावधानों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। आज का जो फैसला उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? देखिए मैं जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए थे हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसेंट रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोलते आए। सो आवर लीगल बैटल विल कंटिन्यू to ensure that this act, against this act will continue. जो मुस्लिम नेता और मौलाना वक्फ के कानून का विरोध कर रहे हैं, इस कानून को मुसलमानों के खिलाफ बता रहे हैं, ऐसे लोग के तर्क मैं आपको रोज सुनवाता हूँ। आज भी ऐसे बहुत सारे तर्क मेरे पास हैं जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आए। लेकिन आज मैं आपको उन मुसलमानों की बात भी सुनाना चाहता हूँ जो वक्फ एक्ट में बदलाव को ज़रूरी बता रहे हैं, मुसलमानों और ख़ास तौर पर गरीब मुसलमानों के लिए वरदान बता रहे हैं। असल में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दाऊदी बोहरा समाज के डेलीगेशन से मुलाकात की, उनसे नए वक्फ एक्ट पर राय मांगी। इन लोगों ने जो कहा वो वाकई में सुनने वाला है। एक ने कहा कि वक्फ कानून में बदलाव करके मोदी ने माइनॉरिटीज़ के उस तबके की मदद की है जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। डेलीगेशन के दूसरे मेंबर ने कहा उन्हें तो ये देखकर हैरानी हो रही है कि जो लोग खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताते हैं वो भी मुसलमानों की भलाई के लिए वक्फ के कानून में किए गए बदलावों का विरोध कर रहे हैं। इन लोगों ने प्रधानमंत्री से कहा वक्फ एक्ट के विरोध की चिंता न करें क्योंकि गरीब मुस्लिम महिलाओं और आम मुसलमानों की दुआएं प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। साहब, ये जो एक्ट आया है वो प्रिवी काउंसिल क्यों लेकर आई? प्रिवी काउंसिल ने ये एक्ट इनैक्ट किया माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन साहब आपने ये एक्ट इनैक्ट किया सिर्फ माइनॉरिटी के प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बल्कि माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी के लिए। तो ये उस दिशा में साहब बहुत ही बड़ा स्टेप है। इट इज इंडीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेप फॉर द वे फॉरवर्ड। भिंडी बाजार में हमारो एक प्रोजेक्ट चाले है। हमारे प्रोजेक्ट में एक जगह है भिंडी बाजार के अंदर जो हमने 2015 में खरीदी। हम मालिक हैं,
बहुत मेहनत से खरीदी। उस जगह को 2015 में लिया, 2019 में कोई नासिक का और अहमदाबाद का शख्स जाके बोलता है ये जगह वक्फ है। वक्फ तो वहां पे तो लोग रहते हैं, टेनेंट्स से दुकानें हैं। एक 700 स्क्वायर फीट जगह पे कोई नमाज पढ़ता होगा जो कम्युनिटी हॉल होता है। सब ये गवर्नमेंट ने एक्चुअली ये सारी चीजों पे वक्फ कर दिया है। वक्फ का मतलब अब रुक जाओ, ये नहीं चलेगा। बहुत ही महंगी जगह है और हमने बहुत मुश्किल से ली है। 2019 के अंदर कोई थर्ड पार्टी, इसका कोई लेना देना नहीं है, वो जाके ये जगह को वक्फ कर देता है। तो सर कानून में बदलाव तो लाना होगा। सबकी बात सुनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ के बारे में अपनी राय जाहिर की। मोदी ने कहा उन्होंने वक्फ एक्ट में बदलाव का फैसला कोई 1-2 दिन या 1-2 महीने में नहीं लिया। इस मुद्दे पर उन्होंने 5 साल तक राय मशवरा किया। सबसे पहले दाऊदी बोहरा कम्युनिटी के धर्मगुरु से इस पर सलाह ली, उनसे वक्फ एक्ट की खामियों और उन खामियों को दूर करने के लिए सुझाव मांगे। मोदी ने कहा कि रिसर्च के दौरान उन्हें समझ आया कि पुराने वक्फ के कानून के कारण मुस्लिम महिलाओं के हक मारे जा रहे थे, गरीबों की संपत्ति पर कब्जे हो रहे थे, वक्फ की प्रॉपर्टीज का गरीब मुसलमानों को कोई फायदा नहीं मिल रहा था। मोदी ने कहा उन्होंने वक्फ एक्ट में जो बदलाव किए हैं उसका असर कुछ ही दिनों में दिखने का, और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं वो भी इसका सपोर्ट करेंगे। शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब मेरे मन में वक्फ के एक्ट पर काम करने का विचार आया तो सबसे पहले मैंने सैयदना साहब से सलाह मशवरा किया। फिर उन्होंने आपको मेरे पास भेजा तो मैंने इनको 3 साल तक परेशान किया कि आप जरा इसको अपने तरीके से देखिए, आप अपनी लीगल एडवाइस लीजिए, मुझे ड्राफ्ट दीजिए। यानी आप कल्पना नहीं कर सकते इतना कंसल्टेशन में उन्होंने मेरा साथ दिया। आप में से जो भी जानकार लोग उनको बात कर करके ले आए और एक एक शब्द, फुल स्टॉप, कॉमा में क्या करना चाहिए, यहाँ तक मुझे मदद मिली। एक्चुअली वक्फ का जो स्पिरिट है, आखिर ये किस चीज के लिए, किसके लिए, लेकिन अब नई व्यवस्था में कानून के तहत तो दुनिया देखे, क्योंकि देखिए कल तक वक्फ के नाम पर क्या हुआ और अब देखिए कैसे हो सकता है। और जब गरीब से गरीब इंसान की दुआ मिलेगी तो उसकी ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है जी। हमारा काम है ऐसे लोगों के हाथ में अधिकार देना, ऐसे लोगों के हाथ में व्यवस्था देना। तो इसके लिए हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। वीडो जो है, महिलाएं हैं, उनके साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है जी। हमारी कोशिश है कि उनको कोई न्याय मिले, उनकी भविष्य की। अब कुछ परिवारों को पता नहीं होता है, संपत्ति ऐसे ही वक्त को करवा देते हैं और बैठ जाते हैं कुछ लोग। तो मेरे पास ये कानून तो बाद में बना, पहले राउंड में जब मेरे पास रिपोर्टिंग आया, जब मैं यहाँ 19 में जीत करके आया तब मेरे पास आया 1700 से ज्यादा मुस्लिम समाज की शिकायतें थी कि भाई हमें न्याय दो, ये वक़्फ़ वालों ने हमारे साथ ये किया है। उसमें ज़्यादातर बहनें बेटियां थी। तब जाकर के मैंने कहा भाई रियलिटी क्या है खोजो। तो ये रातों रात नहीं आया है जी, लगातार 5 साल तक हर बारीक चीज को कोशिश की समय। फिर उसमें से मुझे बहुत पहले बड़े सैयदना साहब से काफ़ी बातें मेरी होती थी, तो मुझे मालूम था कि बोहरा समाज हो या शिया मुस्लिम हो, उनको तो और मुझे अहमदिया को और मुसीबतें हैं। मैंने कहा भाई इनको तो कोई अलग से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसमें से मैंने इस व्यवस्था को विकसित करने का प्रयास किया है। दाऊदी बोहरा समाज के लोगों की बात सुनने के बाद ये समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी ने वक्फ एक्ट में बदलाव क्यों किया, और जो लोग पुराने कानून की आड़ में वक्फ की प्रॉपर्टीज को लूट रहे थे वो इस बदलाव से परेशान क्यों हैं। जरा सोचिए, मुंबई में मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने
करोड़ों रुपए की जमीन खरीदी और कोई दूसरा आकर उसे वक्फ कर गया। अब कोर्ट पे केस लड़ते रहिए। ऐसे एक नहीं 10,000 से ज्यादा केसेस अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग हैं, जिसमें पिटिशनर गरीब मुसलमान हैं और वक्फ बोर्ड पर उसकी संपत्ति के कब्जे का आरोप है। ऐसे मुस्लिम परिवारों को राहत देने के लिए मोदी ने वक्फ के कानून में बदलाव किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी वक्फ कानून के सारे मसले को सिंप्लीफाई कर दिया। किसी का दिल नहीं दुखाया, दोनों तरफ की भावनाओं का ख्याल रखा, सरकार की इज्जत रख ली और कहा वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई जाएगी। वक्फ कानून के खिलाफ लड़ने वालों की यह बात मान ली गई कि फिलहाल वक्फ बोर्ड और काउंसिल में अपॉइंटमेंट नहीं किए जाएंगे ताकि किसी गैर मुस्लिम को जगह ना मिले। दूसरी आशंका यह थी कि वक्फ बाय यूजर होगा तो मुश्किल होगी। 14-15 सेंचुरी में बनी मस्जिद वाले कागज कहां से लाएंगे, तो इस पर भी सरकार ने मान लिया कि वक्फ की किसी ऐसी प्रॉपर्टी को फिलहाल डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने यह भी सिंप्लीफाई कर दिया कि सारी की सारी 120 फाइलें पढ़ना, सारी की सारी पिटीशन पर सुनवाई करना संभव नहीं है, इसलिए लिमिटेड सुनवाई होगी। वो 5 प्रोविजंस जिन पर मुस्लिम पक्ष को एतराज है, सुप्रीम कोर्ट उन पर विचार करेगा। तो इन सारी बातों का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट को पूरे वक्फ कानून से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्ट तो यह मानता है कि कानून में कई सारे प्रावधान अच्छे हैं। 5 मसले ऐसे हैं जिन पर डिस्प्यूट है, इन पर दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और फाइनली जो फैसला आएगा वो इन्हीं 5 बातों पर होगा। इसीलिए कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को हिंदू और मुसलमान की नजर से देखना ठीक नहीं होगा। ये मामला ऐतराज और कानून का है, लेकिन आजकल मेरिट की परवाह कौन करता है। राजनीतिक दलों ने इसे सियासत का मसला बना दिया है, इसमें मजहब को घसीट लिया है और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मिला बंगाल में। बंगाल में वक्फ एक्ट एक बड़ा सियासी मसला बना हुआ है। वक्फ एक्ट के विरोध में प्रदर्शन के बाद जो हिंसा हुई उसको लेकर आज हाई कोर्ट ने कड़ा रुख दिखाया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को आदेश दिया कि मुर्शिदाबाद की हिंसा में जो प्रभावित हुए हैं, जिन लोग के घर जलाए गए हैं, जो लोग घर बार छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गए हैं, सरकार उनको रहने और खाने की सुविधा तब तक दे जब तक उनके घर उन्हें वापस नहीं मिल जाते। हाई कोर्ट में सरकार ने 8 अप्रैल की हिंसा को लेकर कई खुलासे किए। सरकार की तरफ से बताया गया कि शुरू में वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण था। 8 अप्रैल को मुर्शिदाबाद में लगभग 10,000 लोग जमा हो गए। इनमें से कुछ लोग लोहे के रॉड्स और दूसरे घातक हथियार लेकर आए थे। उनका इरादा पुलिस वालों को मारने का था। सरकार ने बताया कि दंगाइयों की भीड़ में से कुछ लोगों ने एक पुलिस अफसर के हाथ से लोडेड पिस्टल छीन ली, जिससे 10 राउंड गोलियां भरी हुई थी। पुलिस ने पहले हवा में फायरिंग की, लेकिन जब दंगाई पीछे नहीं हटे तो पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल किया। आज कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुर्शिदाबाद, मालदा और साउथ 24 परगना में हुई हिंसा की जांच के लिए एक कमेटी बनाने का आदेश दिया, जिसमें नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, बंगाल के मानव अधिकार आयोग और बंगाल की स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के एक मेंबर होंगे। ये टीम हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपेगी। हालांकि मुर्शिदाबाद में अभी भी डर का माहौल है। जो लोग घर बार छोड़कर भागे हैं वो फिलहाल लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। जिनके पास सब कुछ था, आज वो 2 वक्त की रोटी के लिए रिलीफ कैंप में सरकारी मदद के मोहताज हैं। आज बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा कि वो कल मुर्शिदाबाद और मालदा के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे, लोगों से मिलेंगे और उसके बाद केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे। सीवी आनंद बोस ने कहा वो चाहते हैं कि ग्राउंड पर जाकर हालात को समझें और निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करके केंद्र सरकार को भेजें। My field visit is basically meant to understand what has happened in the field and also to make up my mind based on realities of the situation. If peace is restored, I am very happy about that. From the field, once I realize that it has been done, I will be most happy to make my report accordingly. I will certainly have an objective view about the matter, and now that the central forces are also there, situation has been brought under control. Now what we should do is to do the mopping up operation and also take further steps to prevent such instances in future.
गवर्नर का ये रुख ममता बनर्जी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। ममता ने कहा कि जिन इलाकों में टेंशन है वहां पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। ऐसे में गवर्नर को वहां नहीं जाना चाहिए। যে শান্তির বাতাবরণ ফিরে এসেছে, যে এখন মানুষ अब जबकि शांति का माहौल लौट आया है, लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने की जरूरत है। प्रशासन वह काम कर रहा है, अन्यथा मैं भी जा सकती थी, तो फिर मैं क्यों नहीं जा रही हूँ? मैं सही समय पर जाऊंगी। यदि मैं अब जाऊं तो अन्य लोग क्यों नहीं जा सकते? कानून सबके लिए समान है। मैं राज्यपाल से अपील करूंगी कि कृपया कुछ दिन प्रतीक्षा करें। আমি অ্যাপিল করব। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई है उसकी निंदा सबने की है। किसी ने मन से की, किसी ने बेमन से की, लेकिन यह साफ है कि इस इलाके में मुसलमानों का डोमिनेशन है। उन्होंने हिंदुओं को मारा, उनके घर जलाए और उन्हें भागने के लिए मजबूर किया। ममता बनर्जी की यह बात सही है कि राज्यपाल को अभी मुर्शिदाबाद जाना अवॉइड करना चाहिए, कुछ दिन इंतजार करना चाहिए ताकि हालात पूरी तरह नॉर्मल हो जाएं। लेकिन ममता बनर्जी का बीएसएफ को ब्लेम करना सही नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस को सियासत का मोहरा नहीं बनाया जाना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह कि बंगाल में वक्फ एक्ट के खिलाफ जिस तरह की तकरीरें कट्टरपंथी मौलानाओं ने की, उसी तरह की तकरीर आजकल पाकिस्तान में वहाँ के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर दे रहे हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने इस्लामाबाद में कहा कि पाकिस्तान के बच्चों को पता होना चाहिए कि मुसलमान हिंदुओं से बिल्कुल अलग हैं। न हमारे जहन मिलते हैं, न रवायतें, न ख्यालात। इसीलिए मजहब के आधार पर पाकिस्तान बना। ऐसे पाकिस्तान में जनरल आसिम नज़ीर को मुल्ला जनरल कहा जाता है, इसी नाम से वो मशहूर हैं। और उन्होंने इस्लामाबाद में जो तकरीर की, उन्होंने इस टाइटल को बिल्कुल सच साबित कर दिया। हैरानी की बात है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने ये बातें मौलानाओं के जलसे में नहीं कही, किसी मजहबी कन्वेंशन में नहीं कही। इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन हुआ था। दूसरे देशों में बसे पाकिस्तानी सामने बैठे थे। तकरीर सुनने वालों में पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके मंत्रालय के तमाम वजीर शामिल थे। प्रोग्राम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के मकसद से हुआ था, लेकिन जनरल आसिम मुनीर इस जलसे में मौलाना बन गए। और जनरल आसिम मुनीर ने कहा, आज के दौर में पाकिस्तान दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसकी बुनियाद इस्लाम का पहला फर्ज यानी कलमा है। पाकिस्तान बनने से पहले केवल पैगंबर साहब ने कलमे की बुनियाद पर रियासत मदीना बनाई थी। आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। इसके बाद मुल्ला जनरल आसिम मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला। जनरल मुनीर ने अपनी कौम को याद दिलाया कि पाकिस्तान को 2 नेशन थ्योरी के आधार पर बनाया गया था। आसिम मुनीर ने कहा, हर पाकिस्तानी को अपनी नई पीढ़ी को पाकिस्तान बनने की कहानी बतानी चाहिए। ये बताना चाहिए कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान मांगने की क्या वजह बताई थी, जिससे लोग ये ना भूलें कि पाकिस्तान क्यों बना। आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान भारत से इसलिए अलग हुआ क्योंकि मुसलमान हिंदुओं से हर मायने में अलग है। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the 2-nation theory that was laid there. That we are 2 nations, we are not 1 nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot
for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the third generation or the fourth generation or the fifth generation, they know that what Pakistan is for them. इसके बाद जनरल मुनीर अपने फेवरेट सब्जेक्ट कश्मीर पर आए। अपनी तकरीर में मुनीर ने इन्वेस्टमेंट की बात कम की, कश्मीर की बात ज़्यादा की। मुनीर ने कश्मीर पर वही घिसी पिटी बातें कही जो उनसे पहले के जनरल बार बार कहते आए हैं। Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein, it is our jugular vein. We will not forget it. And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. कश्मीर पर जनरल मुनीर के बयान का भारत ने फौरन जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कश्मीर में पाकिस्तान सिर्फ एक ही रोल है, वो पाक ऑक्युपाइड टेरिटरी पर अपना गैर कानूनी कब्जा खाली कर दे। How can anything foreign be in there in a jugular vein? This is a union territory of India. Its only relationship with Pakistan is the vacation of illegally occupied territories by that country. वैसे जनरल मुनीर की इस जज्बाती तकरीर का, इमोशनल स्पीच का पाकिस्तान में खूब मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काजमी ने कहा, अगर जनरल मुनीर वाकई पाकिस्तान की हिस्ट्री लोगों को बताना चाहते हैं तो ये भी बताएं कि 1971 में मुल्क का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ। आरजू काजमी ने कहा कि हकीकत यह है कि कश्मीर के नाम पर जंग लड़ते लड़ते आज पाकिस्तान भूखमरी के कगार पर आ पहुंचा है, जिहाद की फैक्ट्री बन गया है। पहली बात तो ये कि मैं ये कहना चाहूंगी कि सर पाकिस्तान की हिस्ट्री अगर पढ़ानी है तो मेरा ख्याल है कि तमाम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो कि छुपाई गई थी 1971 की, जो एक रिपोर्ट बताई जाती है और बड़ी मुश्किलों से कहीं से लोगों को कुछ उसका पढ़ने को मिल गया, उसको जी आप टेक्स्ट बुक्स के अंदर लिखवाइए। हमने 4 जंगें भारत के साथ लड़ी कश्मीर के ऊपर, और कश्मीर करते करते हमारा हाल ये हो गया कि हमारे पास जो है ना खाने को है ना पीने को है, और हम बार बार IMF के दर पर हैं। जितने ये इंजीनियर्स और जितने IT एक्सपर्ट्स और बाकी लोग निकलते हैं पढ़े लिखे भारत से, उतने हम जिहादी बनाते हैं। तो बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं कि हिंदू और यानी कि जो हिंदू कम्युनिटी है और हम हैं, हम मुसलमान हैं जी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और इसी वजह से हम जो है आज पाकिस्तान बनाकर अलग हुए हैं, मान लिया। लेकिन सर अफगानिस्तान के लोग हमें मुसलमान नहीं मान रहे। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और पाकिस्तान में बुनियादी फर्क क्या है ये समझाया। विदेश मंत्री ने कहा, दुनिया बदल गई, भारत चेंज हो गया, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा। उसकी बदमाशियां, उसकी हरकतें जस की तस हैं, इसीलिए उसका हाल इतना बुरा है। India has changed. I wish I could say Pakistan has changed. They unfortunately are in many ways continuing the bad habits. They are continuing a very negative way of approaching India. बिल्कुल सही है कि सारी दुनिया बदल गई, लेकिन पाकिस्तान बदलने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान वहीं का वहीं खड़ा है, अपनी पुरानी बातों पर अड़ा है। मुल्ला जनरल ने अपनी तकरीर से इस बात का सबूत एक बार फिर दे दिया। पाकिस्तानी फौज का वजूद भारत के खिलाफ जहर उगलने से शुरू होता है और कश्मीर का मसला जिंदा रखने पर ख़त्म होता है। पाकिस्तानी फौज का काम दहशत गर्दों को पनाह देने से शुरू होता है और आर्मी के बड़े बड़े जनरल को ज़मीन जायदाद देने पर ख़त्म होता है। इसी वजह से आज पाकिस्तान अंधकार में है, कर्ज में डूबा हुआ है, वहाँ के लोग भूखों मर रहे हैं और पूरी दुनिया में पाकिस्तान आइसोलेटेड है। अब कोई उसे
कर्ज देने को भी तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। इसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति की। बिहार में चुनावी रणनीति बनाने के लिए आज महागठबंधन के नेताओं की मीटिंग हुई। मीटिंग में सिर्फ यह तय हुआ कि विधानसभा चुनाव के लिए तेजस्वी यादव की लीडरशिप में 13 मेंबर्स वाली एक कमेटी बनेगी। यही कमेटी उम्मीदवारों के नाम तय करेगी और कैंपेन की रणनीति फाइनल करेगी। आरजेडी के दफ्तर में करीब 2.5 घंटे तक चली मीटिंग में आरजेडी से तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी, संजय यादव तो शामिल हुए, लेकिन बिहार में आरजेडी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह नहीं आए। कांग्रेस की तरफ से बिहार के इंचार्ज कृष्णा अल्लावरू, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और शकील अहमद खान पहुंचे। विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी और लेफ्ट पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव भी मीटिंग में थे, लेकिन इस बात पर सहमति नहीं बन पाई कि तेजस्वी यादव को चुनाव से पहले महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का दावेदार डिक्लेयर किया जाए। मीटिंग के बाद तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन की सारी पार्टियां एक साथ हैं, बिहार का विकास रुक गया है, कानून व्यवस्था खस्ताहाल है, महागठबंधन जनता के मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेगा। और इसके बाद जब बिहार कांग्रेस के इंचार्ज कृष्णा अल्लावरू से पूछा गया कि महागठबंधन का नेता कौन होगा, नीतीश कुमार के सामने सीएम फेस कौन होगा, क्या तेजस्वी यादव होंगे, तो कृष्णा अल्लावरू ने एनडीए के कंफ्यूजन की बात की, महागठबंधन में क्लैरिटी का दावा किया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि महागठबंधन का चेहरा कौन होगा। सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के लीडरशिप में कोई कंफ्यूजन है या नहीं। दोबारा कह रहा हूं, यूनिटी और क्लैरिटी है। एनडीए गठबंधन में कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन इंडिया महागठबंधन में नहीं है, यूनिटी है, क्लैरिटी है। जहां पे कंफ्यूजन है, आपसे गुजारिश है कि वहां पे आप ये सवाल उठाएं। इस सवाल पे दोबारा गुजारिश है कि आप पूछेंगे तो जवाब यही रहेगा। इसके अलावा कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हालांकि जब कृष्णा अल्लावरू इस सवाल पर फंस गए तो बगल में बैठे तेजस्वी यादव ने तुरंत माइक पकड़कर बात संभालने की कोशिश की। तेजस्वी ने कहा आज उन्हें कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। समझदार को इशारा काफी है। तेजस्वी ने कहा कि हर मुद्दे पर महागठबंधन के नेता सेम पेज पर हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वक्त आने पर सीएम फेस का नाम भी बता दिया जाएगा। अब आज कमेटी महागठबंधन की बनी है, जिसकी अध्यक्षता की जिम्मेवारी जो है मुझको दी गई है, और आप लोगों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब चिंता जो है भाजपा के लोगों को करने दीजिए। हम लोग हर एक मुद्दे पर हम सब लोगों की सहमति है, किसी को कोई विरोध नहीं है। आप बात सुनो भाई, बात सुनो, बात सुनिए ना। हर चीज एक ही दिन दे देंगे। थोड़ा एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिए ना, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। काहे आप लोग उगवा जाते हैं, उगवाओ मत भाई। आप अरे समझदार कांग्रेस के हम सब एक हैं भाई, हम महागठबंधन एक हैं। आप छोड़िए ना, हम लोग सब लोगों ने तय किया है कि जो भी बात होगी हम लोग साथ करेंगे। तो जो भी निर्णय होगा आप लोगों को बुला के ही बोला जाएगा। आपने देखा तेजस्वी यादव ने कितनी चतुराई से बात को संभाला। यह समझना मुश्किल है कि कांग्रेस को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा डिक्लेयर करने में क्या प्रॉब्लम है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव अकेले ऐसे नेता हैं जिनकी पूरे बिहार में पहचान है। पिछला विधानसभा चुनाव तेजस्वी की लीडरशिप में लड़ा गया था और उन्होंने अलायंस को जीत के काफी करीब पहुंचा दिया था। अगर कांग्रेस अपनी ईगो में फंसी रही, ज्यादा सीटें मांगती रही, लीडर कौन होगा ये तय करने में अड़ी रही, तो फिर बिहार भी हाथ से जाएगा।
आज गुरुग्राम लैंड डील के केस में ईडी ने प्रियंका गांधी के हस्बैंड रॉबर्ट वाड्रा को फिर पूछताछ के लिए बुलाया था। पिछले 3 दिन से रॉबर्ट वाड्रा रोज सुबह 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंच जाते हैं। 3 दिन में उनसे कुल 18 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। पिछले 2 दिन से तो प्रियंका गांधी भी रॉबर्ट वाड्रा के साथ ईडी अफसर पहुंचती थी। रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ होती है और प्रियंका रिसेप्शन पर बैठकर उनके बाहर आने का इंतजार करती हैं। आज पूछताछ खत्म होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, वो राजनीति में आना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई चुनाव आता है तो सरकार ईडी का नोटिस थमाकर उन्हें बदनाम करने की साजिश रचती है। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि ईडी की तरफ से ये अभी नहीं बताया गया है कि उन्हें इस मामले में फिर कब बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। क्योंकि कल गुड फ्राइडे की छुट्टी है, इसलिए कल पूछताछ नहीं होगी। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि गुड़गांव लैंड डील केस में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन फिर भी उन्हें रोज रोज बुलाया जाता है। जिस नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई है, उसी दिन उन्हें ईडी के ऑफिस में बुलाना ये कोई संयोग नहीं है, ये उनको और गांधी परिवार को बदनाम करने की साजिश है, लेकिन वो झुकने वाले नहीं हैं। इस विषय में अथॉरिटीज थे, उन्होंने पहले अपनी कार्रवाई की और उनको कुछ गलत नहीं मिला इस लैंड डील में, और पूरी मेरे को क्लीन चिट 2 बारी मिल चुकी है अथॉरिटी से और खट्टर जी से 2019 में 2020 में। मकसद फिर पक्का हो जाता है कि उसी दिन चार्जशीट होती है सोनिया जी और राहुल की। तो ये टोटल पॉलिटिकल विच हंट है, दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का, गलत ऑप्टिक्स हो रहे हैं और दिखाया जा रहा है कि गांधी परिवार गलत है। कुछ नहीं मिलेगा। मुझे बताइए कौन से बीजेपी मिनिस्टर को, बीजेपी के वर्कर को, किसको बुलाया जाता है ईडी के दफ्तर? अगर आज मैं बीजेपी में जाता हूं, ये सारी कार्रवाई खत्म हो जाएगी। अच्छा है कि कल पब्लिक हॉलिडे है, नहीं तो मेरा जन्मदिन भी मैं यहीं ईडी के ऑफिस में इनके साथ बैठना पड़ता, पर कल गुड फ्राइडे है तो इसलिए कल मेरे को ऑब्वियसली बंद है, इसलिए मेरे को नहीं बुलाया जा रहा। रॉबर्ट वाड्रा ने नेशनल हेराल्ड केस को लेकर बीजेपी पर जो इल्जाम लगाया, जो बात कही, वही लाइन पूरी कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी हाईकमान के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। हरदीप पुरी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं। ये फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है और ये बात कोर्ट में साबित होगी। अभी जब ईडी ने चार्जेस फाइल किए तो हमारे जो कांग्रेस पार्टी में मित्र लोग हैं, दे स्टार्टेड हाउलिंग फ्रॉम द रूफटॉप्स कि दिस इज अ केस ऑफ वेंडेटा, दैट वी आर यूजिंग द सेंटर्स एजेंसीज अगेंस्ट देम। मैं उनको सिर्फ ये एडवाइस देना चाहता हूं, थोड़ी इंट्रोस्पेक्ट करें। और मुझे तो हैरानगी है दैट दे आर मिसलीडिंग देयर ओन कार्डर्स। अगर प्रोटेस्ट सही मायने में किसी को करनी चाहिए तो उन कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स को अपनी पार्टी के लीडरशिप के खिलाफ करनी चाहिए। ये केस तो इट स्टार्टेड अराउंड 2012 and 13. We were not even present on the scene then. By a nominal amount of कितना 50 लाख रुपया, and they acquired assets for 2,000 crores. This is a open and shut case of fraud, corruption and money laundering. रॉबर्ट वाड्रा की आरजू तो है कि वो सियासत में आए, उनकी इच्छा तो है कि वो भी चुनाव लड़ें। उनकी नज़र अमेठी और रायबरेली पर रहती है, वो हमेशा एक्टिव दिखाई देते हैं और कभी कभी उनकी आरजू जुबान पर भी आ जाती है। वो कांग्रेस में अपनी भूमिका चाहते हैं, लेकिन अभी तक गांधी नेहरू परिवार ने उन्हें परमिट नहीं किया है। इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि ज़मीन के मामले में उन्हें राजनीतिक कारणों से फंसाया गया। इसलिए फंसाया गया क्योंकि वो सोनिया गांधी के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं। रॉबर्ट वाड्रा पब्लिक फोरम्स पर आकर अक्सर अपने चैरिटी के काम दिखाते हैं। इलेक्शन कैंपेन में एक्टिव रहकर कई बार ये जता चुके हैं कि पब्लिक लाइफ में उनका कितना इंटरेस्ट है।
लेकिन अभी तक उनके परिवार की तरफ से कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिला है। लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एक गाड़ी में लाश की खबर से मुंबई पुलिस कैसे परेशान हुई। हुआ यह कि वाशी और सांगपाड़ा के बीच कुछ लोगों ने एक कार देखी जिसकी डिक्की के बाहर एक हाथ लटकता हुआ दिखाई दे रहा था। लोगों को लगा इस गाड़ी में कोई डेड बॉडी है जिसका हाथ बाहर लटक रहा है। इस गाड़ी के पीछे चल रही गाड़ी में बैठे लोगों ने इसका वीडियो बनाया और इसे मुंबई पुलिस को भेज दिया। इसके पीछे एक हाथ निकला हुआ है, ये देखो 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 देखो, हाथ 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 हाथ। ये जो गाड़ी है, एक मिनट, शायद ये डेड बॉडी है। इसके बाद पुलिस ने गाड़ी को ट्रेस किया। गाड़ी में सवार 4 लोगों को हिरासत में लिया, लेकिन जब ये लोगों से पूछताछ की गई तो पता लगा कि गाड़ी में कोई लाश नहीं थी, बल्कि ये लोग अपनी दुकान का प्रमोशन करने के लिए रील बना रहे थे। ये लोग चाहते थे वो कुछ ऐसा करें जिससे उनका नाम हो, लोग उनकी शॉप को जान जाएं। इन लोगों ने लैपटॉप की नई शॉप खोली है, उसके प्रमोशन के लिए इस तरह की रील बनाने का आइडिया आया। पुलिस ने इन लड़कों की पूरी हिस्ट्री चेक की, इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था, इसलिए पुलिस ने उन्हें सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ दिया। नवी मुंबई क्राइम ब्रांच के एसीपी अजय कुमार ने कहा कि उन्हें लड़कों ने पूरी रील दिखाई। पहले उस रील को डिलीट करवाया गया क्योंकि इन्होंने रील सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की थी, इसलिए इन पर कोई मामला नहीं बनता। लेकिन इनके ऊपर नियमों का वायलेशन करके गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया गया है। एसीपी ने सबसे अपील किया है कि ऐसी कोई रील न बनाएं जिससे आम लोगों को परेशानी हो, अफवाह फैले। वो लोग एक रील बना रहे थे, उनका लैपटॉप रिपेयर्स और सेल्स का एक शॉप है, और रील भी उनकी मोबाइल में हमको वो वीडियो मिला। उसमें उन्होंने बाद में वो लड़का जिसका हाथ डिक्की से बाहर है, वो डिक्की खोलता है, बाहर आता है और पूछता है, बोलता है कि आप लोग डर गए क्या, हम तो लैपटॉप बेचने वाले हैं। जब वो रील बना रहे थे तो उन्होंने वो पब्लिश नहीं की, इसलिए उनके ऊपर और कोई उनके एंटीसीडेंट्स भी नहीं थे, प्रीवियस कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो उनको वार्न करके छोड़ दिया। लेकिन जो रील बनाते वक्त उन्होंने जो गाड़ी चलाई वो टेढ़ी मेढ़ी चलाई, इसलिए मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 184 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की है, ड्राइवर के खिलाफ। ऐसी जो रील्स होती है जिसमें अफवाह या घबराहट जनता के बीच में जाए, ऐसी कोई हरकत ना करे। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो वीडियो इन लड़कों ने बनाया था उसमें आगे क्या था जिसे देखकर पुलिस ने इन्हें छोड़ दिया। असल में रील बनाने वाले लड़के वाशी में लैपटॉप की दुकान चलाते हैं जहां सस्ते और सेकेंड हैंड लैपटॉप बेचे जाते हैं। ये लड़के रील के जरिए इनका प्रमोशन करते हैं। सोशल मीडिया में इनकी रील्स के लाखों व्यूज हैं। इस मामले में 2 लड़के गाड़ी के अंदर थे, जिसमें से एक डिक्की में लाश बनकर लेटा हुआ था। बाइक पर 2 लोग रील शूट कर रहे थे। रील के अंत में डिक्की खोली जाती है और इसमें लेटा हुआ लड़का कहता है कि आप डर गए, मैं तो लैपटॉप बेचता हूं। इस रील को बनवाने वाले दुकान के मालिक कुलदीप निषाद ने कहा रील्स की वजह से उनकी बिक्री काफी बढ़ गई है, इसलिए वो प्रमोशन के लिए नई नई रील बनाते रहते हैं। लेकिन इस बार की रील का जो प्लॉट उन्होंने तैयार किया था वो गलत था, वो आगे से ऐसा नहीं करेंगे। वो सिर्फ हमने रील्स के लिए किया था, जो कि जाने गलती से हमसे हो गया था। खाली वो 5 सेकंड का फुटेज आया था, बट आप प्रॉपर रील देखेंगे पूरा तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ जो हाथ दिखाया गया था वो सिर्फ रील्स के लिए, किसी को ना ऐसा कुछ ना मर्डर था ना कुछ भी था। खाली हमसे जाने अनजाने में गलती हो गई, या फिर जिसने जो शूटिंग किया पीछे से 5 सेकंड का, उनसे खाली उन्होंने सिर्फ यही दिखाया कि वहाँ पे एक हाथ है, मर्डर होके जा रहा है। खाली 5 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो पूरा का पूरा रील्स का वीडियो है, जो कि हमने एक लैपटॉप का इसके प्रमोशन के लिए बना रहे थे। हम हमेशा से रील बनाते, हमारे मिलियंस में व्यूज भी जाते हैं। रील्स के जरिए हमारा बिजनेस चलता है। अभी सर हर बिजनेस रील्स के जरिए चल रहा है एक्चुअल में देखा जाए तो, चाहे वो कंप्यूटर की दुकान हो, चाहे वो किसी की भी दुकान हो। अगर आप रील्स बना रहे हो, प्रमोशन कर रहे हो, तो आपका धंधा चलेगा, क्योंकि आप ऑनलाइन दिख रहे हो। ये रील रोज परेशान करती है। कल मैंने आपको दिखाया था कि रील बनाने के चक्कर में कैसे एक माँ पानी में डूब गई और छोटी सी बच्ची मम्मी मम्मी चिल्लाती रही। वो आवाज आज भी कान में गूंजती है। आज जो केस आपको दिखाया वो मार्केटिंग गिमिक का है। अपना माल बेचने के चक्कर में, लोगों को चौंकाकर पब्लिसिटी करने के चक्कर में गाड़ी में लटकता हाथ दिखाया, स्टंट किया। इन लोगों ने तो अपनी गलती मान ली और वो छूट गए।
आज बेंगलुरु में एक डॉग ब्रीडर ने 50 करोड़ का डॉग खरीदने का दावा किया, लेकिन इस दावे के चक्कर में इन जनाब के घर पर ईडी की टीम पहुंच गई। मनी लॉन्ड्रिंग और एफसीआईए के वायलेशन की जांच शुरू कर दी गई। असल में बेंगलुरु के जेपी नगर के रहने वाले एस सतीश ने सोशल मीडिया पर एक डॉग की फोटो पोस्ट की और क्लेम किया कि उन्होंने दुनिया का सबसे महंगा वुल्फ डॉग अमेरिका से खरीदा है और इस डॉगी की कीमत 50 करोड़ रुपए है। एस सतीश की पोस्ट पर ईडी के अफसर की नजर पड़ी। कुछ ही देर में एक टीम सतीश के घर पहुंच गई और इन जनाब से पूछा गया कि उन्होंने डॉग खरीदने के लिए 50 करोड़ की पेमेंट कैसे की। सतीश के बैंक अकाउंट की डिटेल चेक किए गए। 50 करोड़ के ट्रांजैक्शन का कोई सबूत नहीं मिला। ईडी को शक हुआ कि कहीं सतीश ने डॉग खरीदने के लिए हवाला रूट से तो पेमेंट नहीं किया। इसी को लेकर ईडी ने जब सतीश से सख्ती से पूछताछ की तो कहानी कुछ और ही निकली। एंटी क्लाइमैक्स हो गया। सतीश के दावे झूठे साबित हुए। सतीश ने जिस डॉग की फोटो डाली थी, जिसे वुल्फ डॉग बताया था, असल में वो कुत्ता सतीश का था ही नहीं। ये देसी नस्ल का कुत्ता एक पड़ोसी का था। एस सतीश ने पड़ोसी के कुत्ते के साथ फोटो लेकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और बैठे बैठाए मुसीबत मोल ले ली। आपने देखा, न तो कोई फॉरेन ब्रीड का डॉग था, न कोई 50 करोड़ की डील हुई, न अकाउंट से कोई पैसा ट्रांसफर हुआ। मोटे तौर पर यह 50 करोड़ की हवाबाजी का केस लगता है। लेकिन कभी कभी हवाबाजी बहुत महंगी पड़ जाती है, पर हर केस सिर्फ पब्लिसिटी के लिए नहीं होता। कई बार पढ़े लिखे लोग भी साइबर क्राइम का शिकार हो जाते हैं, करोड़ों रुपए गवा बैठते हैं। मध्य प्रदेश में एक महंत के साथ ऐसा ही हुआ। यहां साइबर ठगी का अब तक का सबसे बड़ा केस सामने आया ग्वालियर में। साइबर अपराधियों ने एक महंत को 26 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा और इस दौरान महंत से 2 करोड़ 52 लाख रुपए वसूल लिए। मामला रामकृष्ण मिशन आश्रम का है। आश्रम के सेक्रेटरी स्वामी सुप्रदीप्तानंद को 17 मार्च को एक व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को नासिक पुलिस का अधिकारी बताया और स्वामी जी से कहा कि उनका नाम नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आया है। उनके खाते में कुछ पैसे ट्रांसफर हुए। इसके बाद कॉल करने वाले साइबर क्रिमिनल ने व्हाट्सएप पर ही स्वामी जी को समन दिया और अरेस्ट वारंट भी भेज दिया। उनके खाते की ट्रांजैक्शन डिटेल भी भेज दी। स्वामी जी घबरा गए। उन्होंने साइबर ठग को असली पुलिस अफसर समझकर अपने आधार कार्ड और दूसरे बैंक अकाउंट की डिटेल शेयर कर ली। इसके बाद साइबर क्रिमिनल ने स्वामी सुप्रदीप्तानंद को अगले 26 दिन तक 12 अलग अलग बैंक खातों में 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए की रकम ट्रांसफर करने को कहा। उनसे वादा किया यह सब जांच के लिए किया जा रहा है। उन्होंने रकम ट्रांसफर कर दी। उन्हें कहा गया था कि 15 अप्रैल तक सारी रकम वापस कर दी जाएगी। इस दौरान साइबर क्रिमिनल लगातार स्वामी प्रदीप्तानंद के कांटेक्ट में बना हुआ था। हालांकि जब 15 अप्रैल को स्वामी जी के खाते में पैसे वापस नहीं आए तो उनके होश उड़ गए। पुलिस के पास गए और अपने साथ हुई साइबर ठगी के एफआईआर दर्ज कराई। रामकृष्ण मिशन 34 में स्थित आश्रम के एक सेक्रेटरी को जो है एक नासिक पुलिस के नाम से कॉल आया व्हाट्सएप कॉल पे, और फिर उनको जो लगातार जैसे साइबर फ्रॉडिस्ट विश्वास दिलाते हैं, विश्वास दिलाया उनको कि पुलिस है, अपना आईडी वगैरह देकर भेजा और उनको बोला कि आपकी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आपका नाम आया, आपकी लिंक मिली है और आपके अकाउंट से लेन देन हुआ। उन्होंने बताया कि हमारे अकाउंट से इस टाइप से लेन देन हुआ। तो फिर उनको विश्वास में लेके उनका आधार कार्ड और उनके जो आश्रम का अकाउंट लिया उनने और बोला अगर आप हमें कोऑपरेट करेंगे तो हम आपकी मदद करेंगे, और उनको डरा धमका कर मतलब जो है उनके आश्रम का जो है डिटेल लेकर करीब उनके साथ जो है धोखाधड़ी करी है। टोटल करीब 2.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करी है। वो अलग अलग अकाउंट में नंबर उन्होंने ऑनलाइन भी ट्रांजेक्शन किया। ये बात हजारों बार कही जा चुकी है कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार समझा चुके हैं, फिर भी पढ़े लिखे लोग इस चक्कर में कैसे पड़ जाते हैं ये समझना मुश्किल है। एक महंत
जो दूसरे लोगों को ज्ञान देता हो, खुद 26 दिन तक साइबर क्राइम के ठगों के चक्कर में पड़ा रहे, 2.5 करोड़ रुपए लुटा दिए, तब जाकर होश आया। ऐसे ही लोगों के लिए कहा गया है कि सब कुछ लुटाकर होश में आए तो क्या किया, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या किया।